सुरेंद्र गुड मॉर्निंग, योगेश गुड मॉर्निंग, मोहित गुड मॉर्निंग भारती, जितेंद्र गुड मॉर्निंग, सुरेश गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग पुष्पेन, वॉइस क्लियर है? डिस्प्ले चेक कर लें एक बार। चलो, तो आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी। सर्वेइंग, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। क्लियर? तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, क्वांटिटी, सर्वेइंग, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन आपका। ठीक है, तो सर्वेइंग तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, यहीं पे अपन थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेंगे बेसिक सर्वेइंग में क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन क्वांटिटी अब कैसे फाइंड आउट होगी आपकी, तो वो होगी आपकी एस्टिमेशन के बेसिस पर। क्लियर? हम एस्टिमेट करेंगे तो क्या करेंगे, क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, और इस क्वांटिटी के बेसिस पर हम किसको फाइंड आउट करेंगे, कॉस्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे बेसिक यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एस्टिमेट। क्लियर? पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एस्टिमेट क्या कहलाता है, आप एस्टिमेट में करते क्या हो? किसी को पता है? कमेंट के थ्रू आंसर देना चाहते हो तो जल्दी से आंसर दें। व्हाट इज एस्टिमेट? शिवांगी गुड मॉर्निंग। एस्टिमेट के बेसिस पर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो योगेश यही क्वेश्चन तो मेरा है, व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट क्या कहलाता है? हाँ, राहुल गूगल सर्च करके आंसर दिया है क्या? हाँ, प्रॉपरली एस्टिमेट इज द एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। बीएन दत्ता की सीधी सीधी लाइन कॉपी कर दी। हाँ, एस्टिमेशन की बुक खोल के रखे हो क्या? और किसी को पता है? पुष्पेंद्र, अच्छा कॉलेज का अभी तक याद है? ठीक है, देखो एस्टिमेट मतलब क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। क्लियर? एस्टिमेट आप जो करते हो ये कभी भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क होता है। यूजुअली हम इसको कब प्रिपेयर करते हैं, बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले जो कॉस्ट प्रिपेयर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है,
अब इसको आप किसके बेसिस पर एस्टिमेट करते हो? तो बेस्ड ऑन द प्लान एंड ड्राइंग। ठीक है, प्लान और ड्राइंग के बेसिस पर आप ये प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब एस्टिमेट में आपने प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट किया, इसको मैंने क्या बोला, एक्चुअल कॉस्ट आपकी ये नहीं होती है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? जब आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन डन हो जाता है, पूरा वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर कंप्लीशन वर्क जो आपको कॉस्ट मिलती है वो आपके कंस्ट्रक्शन की एक्चुअल कॉस्ट होती है कि इतना खर्चा आया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एस्टिमेट मतलब क्या समझोगे, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। क्लियर, आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में इतना ही ऑप्शन क्रिएट होके आता है, इतना बड़ा आपको पैराग्राफ्स नहीं आएगा। ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, जैसा राहुल ने भी बोला है, आप उस टर्म में भी इसको बोल सकते हो, लेकिन एंटीसिपेटेड के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोबेबल वर्ड भी यूज करना है। ठीक है, एन एस्टिमेट इज द एंटीसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। ये आपकी पूरी की पूरी इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेना, एस्टिमेट में लिख लेना प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, डिटेल नोट्स आपको एप्स के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, सचिन गुड मॉर्निंग, गीता गुड मॉर्निंग। और वो नोट्स आप ले लेना, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। ठीक है, साथ में क्लियर। तो एस्टिमेट को हमने क्या बोला, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, तो इसको हम कब प्रिपेयर करते हैं, बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, अब इसको जो प्रिपेयर किया गया है वो किसके बेसिस पर किया गया है, क्लियर। तो आप क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिटरमाइंड, जो एस्टिमेट आप यहाँ पे कर रहे हो, जो प्रोबेबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो प्रोबेबल कॉस्ट आपने कैसे फाइंड आउट की, डिटरमाइंड theoretically why an mathematical operation या मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्लान एंड ड्राइंग, क्लियर। प्लान एंड ड्राइंग का यूज करके उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके आपने यहाँ पे प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्लियर। क्लियर है, एस्टिमेट क्लियर हुआ आपको। व्हाट इज एस्टिमेट, एस्टिमेट हम किसको बोलते हैं, बता दें जल्दी से, क्लियर हो गया तो। तो एस्टिमेट की बात हो गई है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है एस्टिमेट के बाद कि एस्टिमेट हमने समझ लिया है कि ये आपकी प्रोबेबल कॉस्ट कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट।
एक्चुअल कॉस्ट क्या कहलाता है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे मन में, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और ये आपको कब पता चलती है? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क जो कॉस्ट आपको मिलती है उस कॉस्ट को या जिस कॉस्ट को आप देखते हो वो कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? तो एक्चुअल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। क्लियर? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क हम जिस कॉस्ट की बात करते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट आती है। अब क्वेश्चन है सर आफ्टर कंप्लीशन ही क्यों हम ये बात कर रहे हैं? तो आफ्टर कंप्लीशन ही हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि एक मेरे पास वॉल है, कौन सी वॉल है? कंक्रीट की आपको यहाँ पे वॉल बनानी। क्लियर? अब कंक्रीट की वॉल यहाँ पे दी गई है तो यहाँ पे डायमेंशंस आपको दे के रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 3। क्लियर? आपको थिकनेस दे के रखी है, इसकी विड्थ दे के रखी है और आपको इसकी क्या दे के रखी है? 2 मीटर ज्यादा हो जाएगा तो इसको कम कर लो, 0.2 मीटर। ठीक है? और ये आपका 0.1 मीटर। क्लियर? तो ये आ गया आपका विड्थ आ गई है आपकी, यहाँ पर आपकी लेंथ आ गई है, लेंथ सॉरी आपका हाइट आ गया है, इसका विड्थ आ गया है आपको। क्लियर? तो इस बेसिस पर आप क्या करोगे? इस कंक्रीट वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे कि कितना m³ यहाँ पर कंक्रीट लगेगा। क्लियर? तो ये जो डायमेंशंस यहाँ पे दी गई है ये आपको किससे मिली होगी? प्लान और ड्राइंग से। ये डायमेंशन जो मिली है वो कैसे मिली आपको? प्लान और ड्राइंग से। क्लियर? तो प्लान और ड्राइंग को आपने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया, आप प्रैक्टिकली तो गए नहीं। आप प्रैक्टिकली बात करें तो फॉर एग्जांपल आपने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया उस वॉल्यूम को आपने अपने बैचिंग प्लांट वाले को बोला कि मुझे इतना m³ कंक्रीट चाहिए। अब उतना m³ कंक्रीट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 0.6 m³ आपको क्या चाहिए? 0.06 m³ आपको क्या चाहिए? यहाँ पर कंक्रीट चाहिए। ठीक है? तो 0.06 m³ यहाँ पे कंक्रीट बनाना है। तो देखो कंक्रीट जब बनेगा बैचिंग में तो कुछ कंक्रीट आपका उस बैच जो आपका मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में रह जाएगा, फिर वो मिलर के थ्रू आपकी साइड पे जाएगा तो कुछ मिलर में रह जाएगा। अब जब आप कास्टिंग करोगे, उसकी प्लेस्ड कर रहे होगे कंक्रीट की, तो वहां पे भी कुछ वेस्टेज चला जाएगा। मतलब एक्चुअल में हमने बोला था 0.06 m³ मुझे चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकली कैलकुलेशन, बट प्रैक्टिकली वहां पे तो मेरा 1 m³ कंक्रीट लग चुका है। तो बैचिंग प्लांट से आपका जो यहाँ पे निकला कि कितना आपका प्रिपेयर हुआ है? 1 m³ प्रिपेयर हुआ है, लेकिन साइड पे वो पहुंचते पहुंचते आपको कितना मिल गया? 0.06 m³ मिल गया। मतलब यहाँ पे जो आपका 0.04 m³ की बात मैं कर रहा हूँ वो क्या है? वेस्टेज चला गया है। बट उसका पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भी तो आप लोगे ना, जहां से आपने टेंडर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस काम को करने के लिए। क्लियर? तो अब आपको पता चला कि इस कंक्रीट वॉल को बनाने में प्रैक्टिकली इतना कंक्रीट मेरा लग गया है और इसका इतना खर्चा आया है। तो वो कब मुझे पता चलता है? आफ्टर कंप्लीशन द वर्क पता चलता है। क्लियर? जब आपका वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरे वर्क की कॉस्ट क्या है। क्लियर? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको जो मिलता है वो एक्चुअल कॉस्ट मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कि एस्टिमेशन के टाइम पर जो आपने प्रोबेबल कॉस्ट यहाँ पर निकाली थी, ठीक है? एस्टिमेशन में हम क्या करते थे? प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क निकालते थे। तो फॉर एग्जांपल बिफोर द कंस्ट्रक्शन टेकन अप आपका जो प्रोबेबल कॉस्ट यहाँ पे आया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए आया। क्लियर? तो जो आफ्टर कंप्लीशन आपकी कॉस्ट आएगी इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? शुड नॉट डिफर मच फ्रॉम द एस्टिमेटेड कॉस्ट।
क्लियर। अब ऐसा नहीं है 10,000 आया तो तुम सीधा सीधा बोल दो नहीं सर आफ्टर कंप्लीशन मेरा 1 लाख रुपए हुआ है, 90,000 रुपए तुमने बोल दिया सर डिफरेंस आ गया। तो इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका 2, 3, 4 हजार रुपए का डिफरेंस चलता है। क्लियर। और बड़ा वर्क है तो थोड़ा सा और अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखोगे एक्चुअल कॉस्ट में, एक्चुअल कॉस्ट शुड नॉट डिफर, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, actual cost should not differ, actual cost should not differ much from the, should not differ much from the estimated cost, estimated cost, estimated cost worked at the beginning, worked at the beginning, work at the beginning। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को एक्चुअल कॉस्ट क्या कहलाती है आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे एस्टिमेट करना है, मुझे एक प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, तो मुझे किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी डेटा फॉर एस्टिमेट, डेटा फॉर एस्टिमेट। तो एस्टिमेट आपको पता है क्या कहलाता है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। क्या कहलाता है आपका, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। तो किसी भी वर्क की अगर आपको क्या करना है, क्या करना है, प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, तो कौन कौन सा डेटा यहाँ पे नेसेसरी होगा। क्लियर। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा रिक्वायर्ड। क्लियर। आपको कौन कौन सा डेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहला यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड होने वाला है दैट इज ड्राइंग। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहला मैंने क्या बोला, ड्राइंग। और ड्राइंग में भी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लान चाहिए। क्लियर। क्या चाहिए, प्लान चाहिए। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सेक्शंस चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, सेक्शंस यहाँ पे चाहिए। ये तो हो गया आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग के बाद जो आप मटेरियल्स यहाँ पे यूज करने वाले हो, उस मटेरियल्स के आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशंस चाहिए। क्या चाहिए आपको, स्पेसिफिकेशन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या किसकी नीड रहेगी, स्पेसिफिकेशंस की नीड रहेगी। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे यूजेस आते हैं स्पेसिफिकेशंस के। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड, कि जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो स्पेसिफिकेशन, मतलब मटेरियल्स जो यूज कर रहे हो, उसके रेट की यहाँ पर इंपोर्टेंट रहेगा। क्लियर।
क्या रहेंगे, आपको रेट इंपोर्टेंट रहेंगे, आपको रेट्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, रेट्स भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, जस्ट अ मिनट वेट करना, ठीक है, जस्ट अ मिनट वेट करना, एक मिनट। चलो, तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि मुझे कौन कौन सा डेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा एस्टिमेशन के लिए, तो प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क अपन ने एस्टिमेट को बोला है, फॉलोइंग डेटा रिक्वायर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ड्राइंग, नेक्स्ट बोला स्पेसिफिकेशन, और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बोला है रेट्स। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे भी ड्राइंग में जैसे मैंने क्या क्या बोला, आपको प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, आपको सेक्शंस, अब सेक्शंस मतलब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे सेक्शंस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्शनल एलिवेशंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर, क्लियर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शनल एलिवेशंस की बात कर रहा हूं। क्लियर, और जो यहाँ पे ड्राइंग्स आपकी बनी हुई है वो कैसी होना चाहिए, डिटेल्ड ड्राइंग होना चाहिए टू स्केल, स्केल के साथ। क्लियर, मतलब यहाँ पर जो आप ड्राइंग ले रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए, फुली डायमेंशनली आपका होना चाहिए, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका वर्क है, उसकी सारी की सारी डायमेंशंस आपको ड्राइंग्स में शो होना चाहिए। क्लियर, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जनरली जो आपके प्लान होते हैं, जो यहाँ पे सेक्शनल एलिवेशन होता है, वो किस स्केल में बनाया जाता है, तो जनरली यहाँ पे जो स्केल यूज की जाती है, स्केल जो यूज की जाती है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, आप यहाँ पर स्केल यूज करते हैं। क्लियर, क्या करते हो, 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर आप यहाँ पर यूज करते हो। क्लियर, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1 इंच इक्वल्स टू 8 फीट। क्लियर, आप ऐसा भी बोल सकते हो, 1 इंच में आप 8 फीट को रिप्रेजेंट करते हो। ये स्केल आप याद रखना, जनरली जो सामान्यतः आपकी यूज की जाती है। क्लियर, क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपने प्लान किसकी बात की है, प्लान एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन के लिए जो स्केल यूज की जाती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डिटेल्ड ड्राइंग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप, डिटेल्ड ड्राइंग की बात कर रहे हो, तो डिटेल्ड ड्राइंग में जनरली जो स्केल हम यूज करते हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, टू 1 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। क्लियर, याद रखना है, अगर हम डिटेल्ड ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं देन जनरली जो हम स्केल यहाँ पे यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने वर्ड यूज किया था स्पेसिफिकेशंस। क्लियर, नेक्स्ट हमने कौन सा वर्ड यूज किया, स्पेसिफिकेशंस को यूज किया था। तो यहाँ पे समझते हैं, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे क्या, स्पेसिफिकेशन। अब जो स्पेसिफिकेशंस आपके होते हैं इसको भी अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब आप जब भी क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे, तो आपके पास कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला जो अगर मैं बात करूं तो जनरल स्पेसिफिकेशन, कौन सा होना चाहिए, जनरल स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्रीफ, क्या बोल सकते हो, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है जनरल के बाद डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। आपको उस चीज का डिटेल्ड नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर। तो स्पेसिफिकेशन भी आपके टू टाइप से हो गए हैं, जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। याद रखना ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं या क्या क्या यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला कि जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो या फिर आप जो वर्क यहाँ पे कर रहे हो उस वर्क का नेचर, क्लियर, उसका नेचर कैसा है। नेचर के अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको, क्वालिटी। जनरल अगर आप देखो तो क्या देखोगे, क्वालिटी उसकी देखोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्क। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेक की, तो आपने देखा था ब्रेक आपका फर्स्ट क्लास होता है, सेकेंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है, फोर्थ क्लास होता है। तो आप किस क्लास का वर्क कर रहे हो तो उस क्लास का आपको मटेरियल भी यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास ऑफ वर्क, क्लास ऑफ वर्क एंड मटेरियल। क्लियर। जैसे कि मटेरियल में एक और एग्जांपल्स बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हो तो इसमें आपको पता है 33 ग्रेड होता है, 43 आपका ग्रेड होता है और 53 आपका ग्रेड होता है। तो आप किस टाइप का ग्रेड यूज कर रहे हैं। क्लियर। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा सुपीरियर क्वालिटी आपको मिलती जाएगी। तो वही यहाँ पे हो गया है क्लास ऑफ वर्क, या तो वर्क जिस टाइप का कर रहे हैं उसकी क्लास आपको पता होना चाहिए, और मटेरियल्स आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल्स आपका क्या और किस वैरायटी का है, किस ग्रेड का है। क्लियर। तो ये आपके जनरल स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। क्लियर। जनरल स्पेसिफिकेशंस क्लियर हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। क्लियर। अब अगर मैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में आपको क्या होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस पता होता है वेरियस आइटम ऑफ वर्क का। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वांटिटी, क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज। क्लियर। यहाँ पे भी आपने क्वालिटीज की बात कर ली है, ठीक है। क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ये आपको डिटेल्ड में पता होना चाहिए आइटम ऑफ वर्क का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रपोर्शंस, आप किस प्रपोर्शंस में उसको यूज करने वाले हो। क्लियर। जैसे आपका मोर्टार, हम मोर्टार मटेरियल पढ़ चुके हैं तो आपको पता है यहाँ पे प्रोपोर्शंस, मैंने आपको लिखाया भी था सारे मोर्टार्स के प्रोपोर्शन। 1:, आपका 3 आ रहा है, 1:, आपका 4 आ रहा है, कि 1:, आपका 6 आ रहा है, कि 1:8 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शंस भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, प्रोबेबल कॉस्ट एस्टिमेशन आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या होता है कि जो भी आप प्रोपोर्शन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मोर्टार बना रहे हो या कंक्रीट मिक्स बना रहे हो। क्लियर। क्या कर रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंक्रीट मिक्स यहाँ पे बना रहे हो, तो आप कंक्रीट मिक्स के लिए बहुत सारी मेथड होती है आपकी। जैसे नॉमिनल मिक्स होता है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका नॉमिनल मिक्स हो गया, तो किस टाइप की मेथड आपने प्रिपेयर की है, उस मेथड में कितना खर्चा आने वाला है। तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में, मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन, मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्लियर। कि किस टाइप की, सॉरी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, किस टाइप की मेथड आप यहाँ पे
यूज कर रहे हो उसको क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आता है वर्कमैनशिप। नेक्स्ट क्या आता है आपका, वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप देखो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है या अकाउंट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारे पॉइंट के। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे वर्कमैनशिप हो गया है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आता है कि आप जो वर्क करने वाले हो उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एग्जीक्यूशन ऑफ, क्लियर। अब एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क देखो, जनरल में स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करना क्या, देखो ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करें, आप जो बात कर रहे हो कि जनरल में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करना है, तो देखो योगेश यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि आपको ये घर बनाना है, क्या बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो आप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट ले रहे हो वो कैसी बिल्डिंग, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, क्लियर। आपकी क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या फिर आप एक पब्लिक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, क्लियर। तो जैसा भी प्रोजेक्ट आपका होगा उसमें कौन कौन सा मटेरियल है। अब मटेरियल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ओपीसी यूज करने वाला हूँ। ओपीसी को भी मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में यूज करूंगा, एक 33 ग्रेड में, एक 43 ग्रेड में। तो आपको पता होना चाहिए इसकी क्वालिटी, इसका नेचर पता होना चाहिए कि इसका सेटिंग टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मटेरियल डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर पे, आप क्या बनाना चाह रहे हो। आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आप वहां पे यूज्ड करोगे, ठीक है, या किस टाइप का आपने वहां पे वर्क लिया है वैसे ही आप मटेरियल यूज करोगे। अगर आप रोड बना रहे हो, फ्लेक्सिबल बना रहे हो, तो बिटुमन मटेरियल आपको वहां लेना है, तो आपको बिटुमन मटेरियल का नेचर पता होना चाहिए, क्वालिटी पता होना चाहिए, क्लास ऑफ वर्क पता होना चाहिए, और उस मटेरियल्स की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब वो बिटुमन को एग्रीगेट के साथ आपको मिक्स करना है, तो कौन सी वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, क्या प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, वर्कमैनशिप, और एग्जीक्यूट कैसे करोगे अब आपको। तो ये सारी चीजें आपकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में आ जाती है, क्लियर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका था रेट्स, क्लियर। थर्ड वन आपको क्या पता था, यहाँ पे रेट्स आपको पता होना चाहिए। तो देखो रेट्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपके डिवाइड होंगे, क्लियर। जैसे एक तो आपका क्या हो जाएगा, रेट पर यूनिट वर्क, आप जो वर्क कर रहे हो उसका पर यूनिट क्या रेट होगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, रेट पर यूनिट वर्क, आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो उसका क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क का रेट पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज कर रहे हो तो उस मटेरियल्स का क्या रेट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लेबर आता है। अब लेबर में स्किल्ड लेबर होता है और अनस्किल्ड लेबर होता है, तो उसके भी रेट पता होना चाहिए। मेसन्स आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर जनरली जो रेट की बात आती है तो वो रेट हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए अलग से एक मेथड आपकी यूज होती है, एनालिसिस ऑफ रेट। क्या यूज होता है यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ रेट होता है, जिसमें हम रेट्स को एनालिसिस करते हैं। अब रेट को एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑफलाइन क्या करते हो, मोबाइल खरीद रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, तो आप क्या देखोगे, पहले फ्लिपकार्ट पे देखोगे, फिर आप अमेजोन पे देखोगे, जिसमें भी आपको 10 या 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आप वहां से क्या करोगे, उसको परचेस कर लोगे। तो एनालिसिस ऑफ रेट में भी यही होता है कि आप 4-5 दुकान
दुकानों को प्रेफर करोगे, जहां पे आपको कम पैसे में मिलेगा आप उसको ले लोगे। तो एक चीज याद रखना कि जो रेट्स हैं अब आपको नहीं जाना है दुकानों पर, ये ऑलरेडी हो चुका है एनालिसिस, तो ये आपको मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए अलग से एक बुक प्रिपेयर की गई है जिसको हम SOR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SOR, और इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ रेट। क्या होता है आपका? शेड्यूल ऑफ रेट आपका यहाँ पर होता है। क्लियर? SOR का मतलब क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट आपका होता है, ठीक है। और इसको जो मेंटेन किया जाता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? आपका जो PWD डिपार्टमेंट होता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और अगर आप सेंट्रल का काम कर रहे हो तो इस SOR को आपको CPWD का देखना पड़ेगा। क्लियर? तो CPWD का आपका SOR होता है और PWD का होता है जो इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो रेट्स आपको कहां से मिल जाएंगे? शेड्यूल ऑफ रेट्स से मिल जाएंगे। जिस आइटम ऑफ वर्क की आपको चाहिए, जिस मटेरियल की चाहिए, जो भी चाहिए, आपको सारा का सारा रेट कहाँ मिलेगा? शेड्यूल ऑफ रेट बुक में मिलेगा, जो PWD के द्वारा मेंटेन की जाती है। क्लियर? आया इतना समझ में? तो इतने डेटा की आपको रिक्वायरमेंट होगी एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है अब टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। क्लियर? तो हेडिंग डाल देना टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। क्लियर? तो एस्टिमेट को डिफरेंट कैटेगरी में या डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एस्टिमेट है वो आपका क्या कहलाता है? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। क्लियर? क्या कहलाएगा आपका? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। क्लियर? आप प्रिलिमिनरी को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी आप इसको बोलते हो। क्लियर? इसके साथ साथ आप इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोल सकते हो। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी आप इसको बोलते हो। क्लियर? एक और चीज आप यहां पे बोल सकते हो, रफ कॉस्ट एस्टिमेट। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या होता है? रफ कॉस्ट एस्टिमेट। क्लियर? तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को और क्या क्या बोल सकता हूं मैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोल सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बोल सकता हूं और रफ कॉस्ट एस्टिमेट बोल सकता हूं। ये आपका एक ही एस्टिमेट हुआ है अभी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि 4 एस्टिमेट के टाइप हो गए, पहला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड आता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बाद प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्या आता है आपका? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्लियर? थर्ड आपका जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं क्यूब रेट एस्टिमेट। थर्ड टाइप जो है वो क्या है आपका? क्यूब रेट एस्टिमेट। अब जो क्यूब रेट एस्टिमेट आपका होता है इसको आप एक और नाम से जानते हो, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्या होता है आपका? क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्लियर? फोर्थ आपका यहां पर है क्यूबिकल कंटेंट के बाद फोर्थ आपका यहां पे आता है डिटेल्ड एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। क्लियर? डिटेल्ड एस्टिमेट
और इसी को आप दूसरे नाम से बोलते हो आइटम रेट एस्टीमेट। दूसरा नाम क्या है इसका? आइटम रेट एस्टीमेट। नेक्स्ट अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ टाइप आपका यहाँ पे क्या होता है? रिवाइज्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट आपका क्या है? रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है। और नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। फिफ्थ के बाद सिक्स आपका क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सेवेंथ नंबर का आपका है एनुअल रिपेयर। एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस। एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं? टाइप हो गए हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गए? आपके टाइप हो गए हैं, ठीक है। एस्टीमेट्स के एस्टीमेट को कितने टाइप का, ठीक है। देखो यहाँ पर अब अगर ऐसा जनरली बोला जाए तो यहाँ पे एक और टाइप बनाया जा सकता है। क्लियर? ऐसा बनाया भी गया है, सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को कंबाइंड यहाँ पे कर दिया गया। क्लियर? तो आगे हम वो भी समझ लेंगे, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। क्लियर? तो दोनों को अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया है। क्लियर? अब याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सेवेंथ नंबर का जो लिखा है एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट, तो इसको कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है एग्जाम में AR और AM एस्टीमेट। AR और AM एस्टीमेट। तो समझ जाना, एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस की बात की जा रही है अगर AR और AM अगर आपका आता है लिखा हुआ। क्लियर? अब एक एक करके समझते चलते हैं कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक टाइप ऑफ एस्टीमेट के नाम क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट या फिर अप्रोक्सीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्लियर? तो एक सिंपल सी वर्डिंग में आप याद रखना, required for preliminary estimate study of various aspect of a work or project। क्लियर? हम यहाँ पर किसी भी वर्क की या प्रोजेक्ट की एक प्रीलिमिनरी स्टडी हम करते हैं, किस लिए? टू डिसाइड क्या बोला मैंने? टू डिसाइड फाइनेंशियल पोजीशन
पोजीशन एंड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैंक्शन बाय अथॉरिटी, एंड सैंक्शन बाय क्लियर। तो हम क्या यहाँ पे डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी है इस प्रोजेक्ट को लेके, और किस अथॉरिटी ने इसको सैंक्शन यहाँ पर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट को कोई सा कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, कमर्शियल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट में मैंने सबसे पहले क्या बोला, इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्लियर। इरिगेशन प्रोजेक्ट के बाद आपका एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ जाएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट आ जाएगा। अपार्टमेंट्स आप बना रहे हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, कॉलोनी कट करना मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आपके इसमें आ जाएंगे। कमर्शियल पर्पज के लिए आप बना रहे हो ये सारी चीजें। सिमिलर और अदर आपके प्रोजेक्ट आ जाएं जिससे आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल मतलब क्या, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, या रेवेन्यू इनकम की हम बात करें। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उस रेवेन्यू जनरेशन के कंप्लीशन में प्रीलिमिनरी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यह जस्टिफाई करने के लिए कि मैं जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उतना मुझे यहाँ पे रिटर्न रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको जस्टिफाई करने के लिए एक प्रोबेबल इनकम पर वर्क आउट करना पड़ता है कि प्रोबेबल इनकम क्या होगी, या प्रीलिमिनरी एस्टीमेट पे आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता है कि बर्थ प्रोजेक्ट आपका ये है या नहीं है। तो ऐसे एस्टीमेट को हम प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बोलते हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। क्लियर है इतना, ये डेफिनेशन ये सारी चीजें समझ गए हो कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट इसलिए यूज करना है, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्टडी आपको करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे बिल्डिंग्स की, इसकी बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले तो बिल्डिंग्स का आप प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कैसे फाइंड आउट करें, क्लियर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बिल्डिंग की क्या बात करूंगा, कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप बना रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट बेसिस। अब पर यूनिट बेसिस मतलब क्या कि जैसे अगर हम एक स्कूल बिल्डिंग या हॉस्टल बिल्डिंग की बात करें, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला, एक मैं स्कूल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं या फिर मैं एक हॉस्टल की बात कर रहा हूं, हॉस्टल बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो स्कूल और हॉस्टल बिल्डिंग को आप किस बेसिस पर डिजाइन कर सकते हो, पर स्टूडेंट बेसिस पर डिजाइन कर सकते हो।
कि एक क्लास में आपको कितने स्टूडेंट को बिठाना है या एक रूम में कितने स्टूडेंट स्टे करेंगे। अगर एक स्टूडेंट की कॉस्ट इतनी आती है तो अगर मैं 100 स्टूडेंटों के रहने के लिए अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो कितना कॉस्ट आएगा, ये कहलाता है आपका पर यूनिट बेसिस। क्लियर। या फिर आप एक स्कूल को पर यूनिट स्टूडेंट पर डिजाइन कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पर क्लासरूम। क्लियर। पर क्लासरूम के एक क्लासरूम का कितना खर्चा आ रहा है, ऐसे में कितने क्लासरूम बनाना चाहता हूँ, तो पर क्लासरूम की भी बात हो सकती है। अब स्कूल बिल्डिंग हो गया, हॉस्टल बिल्डिंग हो गया। अब अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, और लाइव एग्जांपल आपके सामने चल रहा है कोविड-19, ये भी लेके दे रहा हूं मैं बोर्ड पर, कोविड-19। तो कोविड-19 में आपको पता है किसकी जरूरत है, बेड की जरूरत है, नंबर ऑफ बेड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक हॉस्पिटल को किसके बेसिस पर डिजाइन कर सकते हो, पर बेड के बेसिस पर, कि एक बेड पर अगर आप एक व्यक्ति देना चाहते हो, एक बेड एक व्यक्ति को देना चाहते हो, ऐसे कितने नंबर ऑफ बेड की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हॉस्पिटल को डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेट वाली बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिनेमा आ सकता है, थिएटर्स आ सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, सिनेमा आ जाएगा, थिएटर्स आ जाएगा। और आप इसको कैसे डिजाइन कर सकते हो, पर सीट के बेसिस पर, कि एक सीट इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आ रहा है, ऐसा मुझे 50 लोगों को बैठाना, तो 50 लोगों के बैठाने की जगह के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर। तो यह आपका क्या हो गया है, पर यूनिट बेसिस कैलकुलेशन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं कि एक हॉस्टल बिल्डिंग आप बना रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हॉस्टल बिल्डिंग बना रहे हो। क्लियर। ये रख कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने क्या बोला, एक आप हॉस्टल बिल्डिंग बना रहे हो, इसके लिए फॉर 100 स्टूडेंट। क्लियर। किसके लिए बना रहे हो, देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि एक आप हॉस्टल बना रहे हो। क्लियर। किसके लिए, 100 स्टूडेंट के लिए। क्लियर। 100 स्टूडेंट के लिए हम एक हॉस्टल का निर्माण अगर कर रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट पर मैंने क्या बोला, एट द रेट 10,000 रुपए पर स्टूडेंट, 10,000 रुपए पर स्टूडेंट। यहाँ पर एक हॉस्टल बिल्डिंग की डिजाइन चल रही है और एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने आपने बोला कि मुझे 100 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल डिजाइन करना है। उसने बोला सर एक स्टूडेंट पर 10,000 रुपए का खर्चा आने वाला है, मतलब इस हॉस्टल की एक एप्रोक्सीमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट की मैं बात करूं तो एप्रोक्सीमेट जो आपकी कॉस्ट आएगी, इसकी बात कर रहा हूं, एप्रोक्सीमेट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। एक स्टूडेंट पे 10,000, तो 100 पर कितना, आप इसका कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्लियर। मतलब एक 100 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल डिजाइन करना है तो 1 लाख रुपए एप्रोक्स आपके पास होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपने एप्रोक्सीमेट क्या कर लिया है, एप्रोक्सीमेट आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है। ठीक है। एप्रोक्सीमेट आपने यहाँ पे बिल्डिंग का एनालिसिस कर लिया है पर यूनिट बेसिस पर। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं कि और बिल्डिंग को पर यूनिट बेसिस के अलावा और कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक बिल्डिंग का आप एनालिसिस, सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया। इसके बेसिस पर, प्लिंथ एरिया के बेसिस पर भी आप एक एप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आपको पूरा अलग से पढ़ना है क्योंकि ये अलग से एक टाइप है, तो अपन वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिकल कंटेंट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। क्लियर। तो ये भी एक अलग से आपको दिया गया है टाइप ऑफ एस्टीमेट में।
तो इसको भी आगे पढ़ लेंगे। तो एक बिल्डिंग को आप पर यूनिट बेसिस, प्लिंथ एरिया बेसिस और क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस पर एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट में ही आपका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं अब आपसे बोलूं रोड वर्क, आपसे मैं क्या बोलूं कि आप एक रोड वर्क कर रहे हो, क्लियर? या फिर मैं क्या बोलूं हाईवे का निर्माण आप कर रहे हो, इसका निर्माण कर रहे हो, हाईवेज का आप निर्माण कर रहे हो, तो आप कैसे यहाँ पर हाईवे का निर्माण कर सकते हो? तो हाईवे आपको पता है किलोमीटर में बनता है, तो पर किलोमीटर के बेसिस पर आप इसका निर्माण कर सकते हो, या फिर आप पर माइल्स के बेसिस पर। अब आपको पता है 1 माइल्स इक्वल टू आपका क्या होता है 1.06 किलोमीटर। ठीक है, तो पर किलोमीटर बेसिस और पर माइल्स 1 किलोमीटर का आप खर्चा निकाल लोगे। यहाँ पे क्या निकाल लोगे? 1 किलोमीटर का आप खर्चा निकाल लोगे। उस बेसिस पर आप जितने किलोमीटर का, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक आपको 90 किलोमीटर का रोड बनाना है। आपने बोला सर 1 किलोमीटर का, फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा बना रहे हो? रिजिड पेमेंट आपको यहाँ पे बनाना है, सीमेंट कंक्रीट रिजिड पेमेंट आपको बनाना है। तो 1 किलोमीटर का जो आपका खर्चा यहाँ पे आ रहा है पर किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल आपका आया यहाँ पर 20,000 रुपए। क्लियर? 20,000 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आया, तो 90 का कितना आ जाएगा? आप इसमें क्या कर दोगे? 90 का मल्टीप्लाई कर दोगे 20,000। 18 लाख रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आ गया 90 किलोमीटर रोड बनाने का। देखो एप्रोक्स बता रहा हूँ, ऐसा मत सोच लेना सर 90 किलोमीटर का 18 लाख कैसे होगा आज के समय में, वो भी ठीक है। तो ये एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, ठीक है, आया समझ में आपको? तो 1 किलोमीटर का आपने यहाँ पे कॉस्ट का वर्कआउट कर लिया कि 1 किलोमीटर में इतना कॉस्ट आ रहा है, या फिर 1 माइल्स का कर लिया आपने, 1 माइल्स में इतना खर्चा आ रहा है, तो अब इतने माइल्स में कितना खर्चा आपका आएगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है चीजें। एक रोड वर्क की बात होगी अपनी कि रोड वर्क को हम पर किलोमीटर और पर माइल्स के बेसिस में बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन चैनल। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इरिगेशन चैनल। अब इरिगेशन चैनल की बात करूं तो यहां पे भी आप बोल सकते हो, क्लियर? आप क्या बोल सकते हो कि इरिगेशन चैनल को भी मैं पर किलोमीटर या फिर पर माइल्स में क्या कर सकता हूं? पर किलोमीटर और पर माइल्स में हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पर किलोमीटर और पर माइल्स जो आपका होगा यह डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ द चैनल पर। क्लियर? क्या होगा? बेसिस पर किलोमीटर और माइल्स बेसिस डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ चैनल। क्लियर? तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ चैनल, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। क्लियर? इसके अलावा आप पर हेक्टेयर या फिर पर एकड़ भी इसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हेक्टर और एकड़ की मैं बात करूं तो यह किस पर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ कमांडेड, एरिया ऑफ कमांडेड मतलब कितने एरिया में आप इस
इरिगेशन चैनल का पानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को, तो उतना हेक्टेयर, जैसे पूरा का पूरा मैंने बोला कि 20 हेक्टेयर, जो हेक्टेयर आपकी जमीन है उसको इरिगेट करना, इसके लिए चैनल डिजाइन करना, तो 1 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने में इतना खर्चा आया है, तो टोटल 20 का हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर आप इरिगेशन चैनल को डिजाइन करने का इतना खर्चा आ रहा है, तो आने वाले जो आपका 20 किलोमीटर होगा उसका कितना खर्चा आपका आएगा। तो एक इरिगेशन चैनल को आप पर किलोमीटर या पर माइल्स या पर हेक्टेयर या पर एकड़ आप इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका इरिगेशन चैनल के बाद आएगा ब्रिज एंड कलवर्ट। क्लियर? ब्रिज एंड कलवर्ट्स की यहां पे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ब्रिज और कलवर्ट्स की बात करूं तो आपको पता है ब्रिज जो होता है, कलवर्ट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो यहां पर आप बोल सकते हो पर रनिंग मीटर या फिर रनिंग मीटर के अलावा आपका क्या हो सकता है, फीट भी हो सकता है। क्लियर? तो इसमें आप ब्रिज और कलवर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखूं तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 3 स्पान ऑफ 50 मीटर, 3 स्पान ऑफ 50 मीटर, 3 स्पान ऑफ 50 मीटर, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ईच स्पान एट द रेट 30,000 रुपीज पर रनिंग मीटर ऑफ स्पान, पर रनिंग मीटर ऑफ स्पान। क्लियर? पर रनिंग मीटर मतलब एक रनिंग मीटर स्पान को बनाने के लिए आप 30,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो टोटल यहाँ पे एप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपकी क्या आएगी ब्रिज एंड कलवर्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे आपके कितने स्पान है, 3 स्पान है, ईच स्पान पर 1 मीटर की रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 30,000। ऐसा आपको 50 मीटर बनाने हैं, 3 स्पान बनाने हैं, तो क्या होगा 3 इंटू 50 इंटू कितनी कॉस्ट आई आपकी 30,000 यहाँ पर आपकी कॉस्ट आई है। क्लियर? कितना आ जाएगा आपका 45 लैक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो 45 लाख रुपीज आपकी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई। दुर्गेश यहाँ पे एरिया ऑफ कमांडेड मैंने ये बोला है कि फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके पास मैंने क्या बोला कि ये एरिया है पूरा अर्थ, एरिया क्या अर्थ सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आप देख रहे हो कि आपका जो तालाब है या कुछ भी है जहां से आपको इरिगेशन चैनल डालना है, तो फॉर एग्जांपल आपका 100 हेक्टेयर आपका एरिया है और आप चाहते हो यहाँ पर कमांडेड मतलब क्या कि ये जो इरिगेशन चैनल आप डिजाइन कर रहे हो कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर सकता है। 100 हेक्टेयर एरिया है और आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि इसके पास से जो मेरा इरिगेशन चैनल जा रहा है ये एटलीस्ट 80 हेक्टेयर को क्या करे इरिगेट करे। तो ये 80 हेक्टेयर जो होगा दैट इज कमांडेड एरिया। क्लियर? ये इसकी कमांड कितने एरिया में है 80 हेक्टेयर में है। तो 1 हेक्टेयर का हम कॉस्ट निकालेंगे कि 1 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए आपको क्या करना है, इतना खर्चा करना है। तो 80 हेक्टेयर के लिए आपका कितना यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यह आपका ब्रिज एंड कलवर्ट हो गया है। पर
रनिंग मीटर और पर रनिंग फिट के बेसिस पर आपने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एस्टिमेट आपने डन कर लिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो बताते जाया करो जल्दी से आप लोग। चलो दुर्गेश को क्लियर हो गया, बाकी शिवांगी, भारती, राहुल, दुर्गेश, भूमि करके भूमि शर्मा किसका नाम है? भूमि शर्मा किसका नाम है? भारती आपका नाम है क्या, या और किसी का है अलग? राहुल तुम्हारा नाम है क्या? 2 बार थम्स अप कर रहे हो। क्लियर? ओके भारती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में हमने ब्रिज एंड कलवर्ट का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर आप कोई सीवरेज प्रोजेक्ट कर रहे हो, सीवर लाइन आप डाल रहे हो, सीवर स्कीम की आप बात कर रहे हो, क्लियर? तो सीवरेज प्रोजेक्ट आपका हो गया। अब देखो सीवर लाइन डालना वैसा ही आपका क्या होता है, वाटर सप्लाई आपकी स्कीम होती है, क्लियर? तो सीवरेज प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई आप स्कीम को कैसे डिजाइन करोगे? तो सबसे पहले कि जो भी आप सीवरेज प्रोजेक्ट डाल रहे हो या वाटर सप्लाई स्कीम डाल रहे हो, तो कितने लोग इस क्लियर? यहाँ पे आप क्या करोगे, पर हेड ऑफ पॉपुलेशन सब कितने लोग इस सीवरेज प्रोजेक्ट को यूज करेंगे या सीवर लाइन को यूज करेंगे, या फिर वाटर सप्लाई स्कीम को कितने लोग यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, पर हेड पॉपुलेशन सब, क्लियर? पर हेड पॉपुलेशन शब्द कितने लोग इस प्रोजेक्ट को यूज करने वाले, मींस एक घर से एक कनेक्शन। पर हेड का मतलब यहाँ पे एक घर से एक कनेक्शन सीवरेज प्रोजेक्ट में होगा, एक किसमें होगा, आपका वाटर सप्लाई स्कीम होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आप सीवरेज प्रोजेक्ट डालने वाले हो या वाटर सप्लाई स्कीम डाल रहे हो, वह कितने एरिया को कवर्ड करेगी। देखो एरिया टू एरिया वेरी करती है आपकी, क्लियर? तो यहाँ पे बोल सकते हो आप एरिया कवर्ड बेसिस। अब एरिया को यहाँ पर आप दो तरीके से, कैसे, पर हेक्टेयर बेसिस, क्लियर? पर हेक्टेयर बेसिस या फिर पर एकड़ बेसिस। तो पर हेक्टेयर या फिर पर एकड़ बेसिस भी आप वाटर सप्लाई स्कीम या सीवरेज प्रोजेक्ट को डाल सकते हो, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 लाख पॉपुलेशन है, कितनी है, 1 लाख पॉपुलेशन है, एट द रेट 100 रुपए पर हेड आपका क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है। 1 लाख पॉपुलेशन है, पर हेड 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो टोटल अप्रोक्सीमेट आपकी कितनी आ जाएगी कॉस्ट? सिंपल सा है, 100 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 100 लाख। 100 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? 100 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो ये पर हेड कैलकुलेशन आपकी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वाटर टैंक। और जनरली आजकल जो आप वाटर टैंक बना रहे हो, वो कौन से बना रहे हो, ओवरहेड वाटर टैंक आप बना रहे हो।
क्या बना रहे हो आप? ओवरहेड वाटर टैंक। तो कैसे, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। हम किसके बेसिस पर इसको बनाते हैं? कैपेसिटी के बेसिस पर। अब कैपेसिटी की यूनिट क्या क्या होती है? या तो आपकी यहाँ पे लीटर हो सकती है, तो आप बोल सकते हो पर लीटर। 1 लीटर का खर्चा इतना आता है, तो 5000 लीटर या 10,000 लीटर या 50,000 लीटर की टंकी बनाना है या टैंक बनाना है तो कितना खर्चा आएगा? या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो पर गैलन। गैलन में भी आप यहाँ पे मेजर करते हो। क्लियर? तो पर गैलन आपका यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? पर गैलन आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? पचास 50,000 लीटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी है मैंने बोला आपको? 50,000 लीटर। और पर लीटर पर आपको 2 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या हो जाए? 50,000 इंटू 2, ये आपकी क्या आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी। मतलब 50,000 का डबल कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया आपका। ठीक है? तो 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। अगर आप 50,000 लीटर कैपेसिटी टंकी को डिजाइन करते हो या वाटर टैंक को डिजाइन करते हो 2 रुपए पर लीटर में, तो इतना खर्चा आपका आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है आपको? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्लियर है? कैसे आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ, कमेंट के थ्रू बता दें आप। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। नेक्स्ट है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को आपको सबसे पहले या फिर ऐसा बोल सकते हो, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करते हैं। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लिखोगे, फाइंड आउट प्लिंथ एरिया। फाइंड आउट प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करोगे और इस प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग को आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्लिंथ एरिया रेट से। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लिंथ एरिया रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका यहाँ पे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा।
हाँ योगेश, यहाँ पे वही मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, टू डिसाइड फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो। देखो हमने जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात की। जितने भी प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे पर्सनल बिल्डिंग की बात नहीं की है, उससे पर्सनल बिल्डिंग से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, तो बड़ी सिटी में अगर आप एक घर खरीद रहे हो तो घर की अगर कॉस्ट 70 लाख रुपए, तो आप क्या सोचते हो कि फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए में यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, 30 लाख रुपए का लोन ले लूंगा, उसके बाद एक किराए पे चला जाएगा मेरा घर, तो वहां से 50,000 रुपए फॉर एग्जांपल आपका रेंट आ जाएगा, 50,000 रेंट आएगा और 20,000 में मिला के 70,000 का मैं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पे करता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन में ला रहे हो कि आप जो 70 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्लियर। तो टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करना या मतलब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना, वो आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि इतना खर्चा तो आने वाला है, इनिशियल आपकी जेब में इतना रुपए तो होना चाहिए, 1 लाख, तब जाके आप ये काम स्टार्ट कर पाओगे। क्लियर। क्लियर है अभी, तो आगे बढ़े। क्लियर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड आउट प्लेन्थ एरिया। प्लेन्थ एरिया आपका होता क्या। देखो आगे सारे एरिया तो आपको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज प्लेन्थ एरिया। प्लेन्थ एरिया कहलाता क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लेन्थ एरिया का डेफिनेशन कि प्लेन्थ एरिया हम किसको बोलते हैं, फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एंटायर कारपेट एरिया, एंटायर carpet area along with the thickness of external wall, thickness of external wall of एक्सटर्नल वॉल। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर बनाया हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो जो आउटर साइड की आपकी वॉल होती है उसकी थिकनेस को भी आपने किसमें इंक्लूड कर दिया है, कारपेट एरिया में आपने इंक्लूड कर दिया है। अब आपका कारपेट एरिया यहाँ पे नया आ गया, व्हाट इज कारपेट एरिया। क्लियर। तो कारपेट एरिया को एक सुंदर से छोटे से वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो दैट इज लिवेबल एरिया। इसको आप क्या बोलते हो, लिवेबल एरिया। वह एरिया जिसमें आप रहते हो उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। क्लियर। उसको आप क्या बोलते हो, कारपेट एरिया बोलते हो जिसमें आप रहते हो। क्लियर। और जो आपका कारपेट एरिया होता है वह 50 to 60% एरिया होता है किसका, प्लिंथ एरिया का। क्लियर। लिवेबल एरिया जो आपका होता है वो 50 to 60% किसका होता है, प्लिंथ एरिया का होता है। ये याद रखना, ये आपके व्यापक में आ चुका है। क्लियर। इंपॉर्टेंट है। 50 से 60% एरिया में प्लिंथ एरिया जो आपका टोटल आएगा, मतलब प्लिंथ एरिया के 50 से 60% एरिया में आप रहते हो। 40% एरिया जो होता है वो किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, थिकनेस ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्स के साथ किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर। अब एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या बोला,
entire carpet area along with the thickness of external wall। मतलब आपके बिल्डिंग में अगर आपने कोई बालकनी को बना के रखा है, इसको बना के रखा है, बालकनी को आपने बना के रखा है, या फिर आपने कोई सा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन कैंटिलीवर प्रोजेक्शन मतलब बाहर की ओर आपने छज्जा निकाल के रखा हुआ है। छज्जा मैं बता चुका हूं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि छज्जा आपका क्या कहलाता है, क्लियर। तो आपने कोई सा यहाँ पे कैंटिलीवर प्रोजेक्शन भी आपने क्या करके दे के रखा है। तो बालकनी एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन का जो एरिया आपका होगा वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है, क्लियर। तो याद रखना, बालकनी एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। क्लियर है। ठीक, तो बालकनी एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। अगर एक छोटे से न्यूमेरिकल के फॉर्म में अपन प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करें तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरा जो प्लिंथ एरिया है, ये लिखा हुआ है, इसी पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका प्लिंथ एरिया है, ये अपन ने कितना बोला, 900 स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया आपका 900 स्क्वायर मीटर है, क्लियर। सॉरी 900 ज्यादा हो गया, 100 स्क्वायर मीटर आपका प्लिंथ एरिया आया है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द रेट 900 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर को बनाने का खर्चा कितना है, 900 रुपए आपका आ रहा है, क्लियर। तो टोटल 100 स्क्वायर मीटर का क्या आएगा, तो हमने क्या देखा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कि जो प्लिंथ एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्लिंथ एरिया रेट से। तो प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया 900 से, तो कितना आ गया, 90,000, क्लियर। ओनली मत करो, क्लियर। 90,000 रुपए आपका यहाँ पर खर्चा आ जाएगा। ये आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कहलाता है, ठीक है। प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन आप याद रखना। प्लिंथ एरिया कहलाता क्या है, ये प्लिंथ एरिया भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज प्लिंथ एरिया, तो एंटायर कारपेट एरिया अलोंग विद द थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स, क्लियर। एक्सटर्नल वॉल्स की थिकनेस को अगर कारपेट एरिया में ऐड कर दिया जाता है तो वो प्लिंथ एरिया हुआ। कारपेट एरिया बता चुके हैं, लिवेबल एरिया मतलब जिसमें आप रहते हो उसको आप लिवेबल एरिया बोलते हो, और वह 50 to 60% होता है आपके प्लिंथ एरिया का। बालकनी और कैंटिलीवर प्रोजेक्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप का था प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। नेक्स्ट आपका था क्यूबिक रेट एस्टीमेट। नेक्स्ट आपका क्या था, क्यूबिक रेट एस्टीमेट। तो हेडिंग डाल देना, सॉरी क्यूब रेट था, क्यूब रेट एस्टीमेट। और इसको आपने एक नाम से और बोला था, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। अब इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं।
क्लियर? अब देखो क्यूब रेट एस्टीमेट में आप क्या करते हो, बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट फाइंड आउट करते हो। क्लियर? तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, फाइंडिंग क्यूबिकल कंटेंट। अब फाइंडिंग क्यूबिकल कंटेंट मतलब क्या, किसी भी बिल्डिंग का क्या बोला मैंने, फाइंडिंग क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब यहां पर है उस बिल्डिंग का लेंथ बाय विड्थ बाय हाइट। मतलब आपने उस बिल्डिंग का एक वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब आपने क्यूबिकल कंटेंट फाइंड आउट कर लिया। एक फ्लोर आपने देख ली है, इतनी लेंथ की, इतनी विड्थ की, इतनी हाइट की आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल एक वॉल बनाना है आपको, इतनी लेंथ, इतनी विड्थ और इतनी हाइट की। क्लियर? तो आपने क्यूबिकल कंटेंट उसका फाइंड आउट कर लिया है और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्यूबिकल या क्यूब रेट का। आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब रेट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्टीमेट मिल जाएगा, एक कॉस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर? अब जैसे यहां पे आपसे बोलूं मैं कैसे, तो देखो अगर मैं बोलूं कि आपने जो क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग का फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल आप एक वॉल बना रहे हो, उसकी लेंथ दी है, विड्थ दी है, हाइट दी है, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम उसका कैलकुलेट किया है कितना, 400 क्यूबिक मीटर। लेंथ, विड्थ और जो हाइट आपको थी वो मीटर में दी गई थी, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया 400 क्यूबिक मीटर। और इसका एक क्यूबिक मीटर का जो रेट है वो 180 रुपए है। क्लियर? एट द रेट 180 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, देन आपका क्यूब रेट एस्टीमेट से जो अप्रोक्सीमेट आपको कॉस्ट या प्रोबेबल कॉस्ट जो मिलने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 400 इंटू 180, तो 72,000 कितनी आ जाएगी, 72,000 रुपीज आपकी यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? एक और चीज आप याद रखना, क्यूब रेट मेथड जो आपकी होती है मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्लियर? मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्लियर? मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के कंपैरिजन में यह क्या होता है आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कभी पूछे कोई कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया है कि जो यह है मोस्ट एक्यूरेट है वो प्लिंथ एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज याद रखना इसमें आप बिल्डिंग की हाइट को क्या कर लेते हो, कंपेयर कर लेते। प्लिंथ एरिया में हाइट कंपेयर नहीं हो पाती। क्लियर? प्लिंथ एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो हाइट कंपेयर नहीं हो पाएगी, थर्ड डायरेक्शन में आप नहीं जा पाओगे, आप लेंथ और विड्थ में ही रहोगे। तो इसमें आप क्या कर लेते हो, हाइट को कंपेयर कर लेते हो, इसलिए भी बोल सकते हो कि प्लिंथ एरिया के कंपैरिजन में ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। क्लियर? क्लियर? बिकॉज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो समथिंग, बिकॉज हाइट ऑफ बिल्डिंग also compare। क्लियर है? क्यूबिक कंटेंट वाला या क्यूब रेट वाला?
क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, डिटेल्ड एस्टीमेट। इसको आप आइटम रेट एस्टीमेट भी बोलते हो। आइटम रेट एस्टीमेट भी आप बोलते हो, ठीक है, समझते हैं। तो याद रखना सबसे पहला कि जो डिटेल्ड एस्टीमेट और आइटम रेट आपका एस्टीमेट है, यह क्या है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट मेथड। मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट मेथड। सारी एस्टीमेट मेथड में यह आपकी सबसे एक्यूरेट मेथड होती है। बिकॉज इसका रीजन, होल वर्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। बिकॉज होल वर्क डिवाइडेड into different item of work। मतलब पूरा जो एक वर्क है उसको आइटम वर्क में डिवाइड करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट का। क्लियर। अब यहाँ पर बोला है होल वर्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इसका एग्जांपल देखें तो हमने क्या किया, अर्थ वर्क पूरा अलग कर दिया। जो फाउंडेशन के लिए आप गड्ढे करोगे, एक्सकेवेशन करोगे, मिट्टी को डालना, मिट्टी को निकालना, अर्थ वर्क का कैलकुलेशन अलग। पूरी बिल्डिंग में कंक्रीटिंग जो होना है, कंक्रीटिंग का एस्टीमेट हमने अलग कर दिया। ब्रिक वर्क कितना होना है तो ब्रिक वर्क को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब हमने पूरे वर्क को डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगी। अभी तक हम क्या करते हैं, प्लेन एरिया निकाला, एरिया से रेट से मल्टीप्लाई किया, निकाल दिया। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसमें भी कैटेगराइज कर दिया। अर्थ वर्क की बात करेंगे तो वो अलग कैलकुलेशन होगा, कंक्रीटिंग की बात करेंगे तो वो अलग होगा, ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो वो अलग होगा। क्लियर। यहाँ पे जो वर्क हम करते हैं वो आइटम ऑफ वर्क पर करते हैं। क्लियर। अब डिटेल्ड एस्टीमेट आपका जो होता है, इसको आप दो स्टेज में डन करते हो। क्लियर। तो डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेज। कितनी स्टेज में, 2 स्टेज में हम इसको प्रिपेयर करें। क्लियर। अब 2 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, तो पहली स्टेज यहाँ पे होती है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट। पहली स्टेज यहाँ पे क्या आएगी आपकी, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट या फिर आप इसको बोलते हो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज पहली स्टेज आपकी ये हो गई है। सेकेंड आपकी जो यहाँ पे स्टेप होती है, सेकेंड जो आपकी यहाँ पे स्टेप होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड। तो यह 2 स्टेज हैं जिसके बेसिस पर आप डिटेल्ड एस्टीमेट को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। तो देखो, जब कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज की बात आती है तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ प्लान एंड ड्राइंग क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम आर कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड। क्लियर। तो यहाँ पे क्वांटिटीज को आपने कैसे मेजर किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लान एंड ड्राइंग। क्लियर। किसके बेसिस पर, प्लान एंड
ड्राइंग के बेसिस पर आपने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? तो इसके लिए एक मेजरमेंट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? मेजरमेंट फॉर्म आपका होता है। क्लियर? और मेजरमेंट फॉर्म कैसा होता है वो देख लेते हैं। मेजरमेंट फॉर्म, जब भी आप सब इंजीनियर बन जाओगे तो आप जब बिल चेक करोगे तो वहां पे आपको मेजरमेंट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो मेजरमेंट फॉर्म को देखते हैं क्या होता है। तो मेजरमेंट फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? पहला कॉलम जो आपका होता है आइटम नंबर। पहला कॉलम किसका होता है? आपका आइटम नंबर का होता है। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या दिया रहता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम। पर्टिकुलर आइटम का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद आप उस आइटम नंबर को कितना कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल, कितनी लॉन्ग बॉल बनाई, कितनी शॉर्ट बॉल बनाई, तो उस टाइप से आपने क्या कर दिया? नंबर यहाँ पे डाल दिया। नंबर के बाद अब आप प्लान एंड ड्राइंग से क्या लोगे? क्वांटिटी करना है आपको मेजर। तो नेक्स्ट कॉलम आपका लेंथ का होगा, फिर आपका नेक्स्ट कॉलम आपका विड्थ का होगा, नेक्स्ट कॉलम आपका जो यहाँ पर होगा डेप्थ होगी या फिर हाइट के फॉर्म में होगा। क्लियर? हाइट होगी या फिर आपको किसके फॉर्म में दिया जाएगा? डेप्थ के फॉर्म में दिया जाएगा। क्लियर? और लास्ट जो कॉलम यहाँ पर आएगा वो आपका किसका होगा? क्वांटिटी का होगा। क्लियर? लास्ट कॉलम आपका किसका हो जाएगा? क्वांटिटी का हो जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पर क्वांटिटी को लिखोगे। तो यह आपका मेजरमेंट फॉर्म है। तो मेजरमेंट फॉर्म जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी? क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में आप एक और फिर से फॉर्म यूज करते हो। क्लियर? अब इसमें इस सीट में आपका क्या होगा? तो इस सीट में भी आपको पहला कॉलम जो मिलेगा आइटम नंबर का मिलेगा। इसके बाद अगेन आप क्या देके रखोगे? इसमें डिस्क्रिप्शन को देके रखोगे। इसको देके रखोगे, डिस्क्रिप्शन को आप देके रखोगे। नेक्स्ट जो आपने मेजरमेंट फॉर्म से क्वांटिटी निकाली है, नेक्स्ट आपका क्वांटिटी का कॉलम आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी आई है उस पर्टिकुलर आइटम की जो डिस्क्रिप्शन में आपने देके रखा है, और उस आइटम को आप इस इकाई में या यूनिट में आप मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिट आएगा, और उस आइटम का क्या रेट है वह रेट आएगा, और रेट से आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट का जो कॉलम होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो एरर आने के चांसेस है या गलती होने के चांसेस हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। क्लियर? क्लियर? अब देखो एक और एक आगे पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, लेकिन यहीं पे समझ लो। जो आपने यहाँ पे अमाउंट निकाला है आप इसका टोटल करोगे और आप क्या बोलोगे? तो सर ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। तो उस टोटल अमाउंट जो आपका आता है उसका हम क्या करते हैं? 3% आपका जो होता है वो कॉन्टीजेंसीज में हम दे देते हैं। इसमें दे देते हैं कॉन्टीजेंसीज में हम दे देते हैं। क्लियर? जो आपके
मिसलेनियस प्रति आइटम ऑफ वर्क होता है उसको हम कॉन्टिजेंसीज आगे मैं समझाऊंगा आपको क्या कहलाता है। 3% वो हो जाता है और 2% हम यहाँ पे वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट देते हैं। क्या देते हैं? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। आगे मैं बताऊंगा क्या, ये भी बताऊंगा आपको क्या कहलाता है। तो 3% और 2% एस्टिमेटेड कॉस्ट का फाइंड आउट किया और उसको अपने अमाउंट में ऐड किया और आप बता दोगे कि ये आपका यहाँ पे क्या आ गया है, कॉस्ट आपकी आ गई। क्लियर? तो ये आपका डिटेल्ड एस्टिमेट था और यह है आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट आपका होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ना सभी को? सभी को क्लियर हो गया ना? डिटेल्ड एस्टिमेट नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट। क्लियर? समझते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। देखो रिवाइज्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम जो पहले एस्टीमेट बना चुके हैं, सबसे पहले तो रिवाइज्ड को समझते हैं मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका 2020 चल रहा है, कौन सा ईयर है आपका? 2020 आपका ईयर है और अभी मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, एक प्लानिंग कर रहा हूं, प्लानिंग फॉर बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं। तो 2020 में मैंने इस बिल्डिंग का क्या किया, एस्टीमेट करा लिया। क्या करा लिया? इस बिल्डिंग का एस्टीमेट करा लिया, जिसका आपका एप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट आया है वो फॉर एग्जांपल आपका कितना आ गया है, 20 लाख। लेकिन 2020 में अब मेरी जेब में नहीं है 20 लाख रुपए। फाइनेंशियल पोजीशन जो डिसाइड करते थे वो 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो 15 है। अब 5 लाख कहाँ से आए? तो मैंने काम रोक दिया और मैंने बोला कि अगले साल इसको काम कराऊंगा। तो अगले साल अब मैंने कब बोला, 2021 में। तो अब 2021 में आप काम स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास कितना पैसा है, 20 लाख रुपए है। अब आपके पास टोटल 20 लाख रुपए हो गए हैं 2021 में। लेकिन अब आपको पता है कि 2020 में आपने एस्टीमेट कराया था, मतलब इस टाइम जो आपने यहाँ पे मटेरियल्स या क्वांटिटी की बात की थी, तो उस क्वांटिटी पे आपके मटेरियल की जो प्राइस थे वो क्या हो गए हैं, वेरी हो गए हैं, बढ़ गए हैं, वेरिएशन आ गया है प्राइस में। तो प्राइस में यहाँ पे वेरिएशन आएगा, तो अब जो 20 लाख एस्टिमेशन कॉस्ट आ रही थी ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी किस वजह से, वेरिएशन ऑफ प्राइस। तो इस वजह से अब आपने क्या किया कि 2020 में जो एस्टीमेट था, तो 2021 में जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको इस एस्टीमेट को क्या करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। आप क्या करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो रिवाइज एस्टीमेट क्या कहलाता है कि अंडर द ओरिजिनल एस्टीमेट जो आपका था, इस ओरिजिनल एस्टीमेट में आइटम ऑफ वर्क में क्या आ जाना, वेरिएशंस आ जाना, क्वांटिटी में वेरिएशंस आ जाना, रेट में वेरिएशंस आ जाना, कॉस्ट में वेरिएशंस आ जाना। क्लियर? ये जो वेरिएशंस यहाँ पे आ रहे हैं आपके, उस वजह से आप जो
और ओरिजिनल एस्टीमेट को फिर से क्या कर रहे हो, रिवाइज्ड कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट कहलाता है। अब रिवाइज्ड किस कंडीशंस में करना, ये तो पता है कि आपको वेरिएशन, अब वेरिएशन भी तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वेरिएशन होगा, तब आपको रिवाइज करना। पता चला 1% का वेरिएशन है, आप बोल रहे हो नहीं हमारा एस्टीमेट रिवाइज कर दो, हमारा एस्टीमेट रिवाइज कर दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बोला गया है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर इतना % वेरिएशन आएगा तो ही आप एस्टीमेट को रिवाइज करोगे। तो लिखना पहला पॉइंट यहाँ पे, रिवाइज्ड एस्टीमेट इज अ डिटेल्ड एस्टीमेट, revised estimate is a detailed estimate and is required to be prepared under any one of the following circumstances। लिखना, when the original sanctioned estimate is exceeded or likely to exceed by more than 5%। अगर 5% से ज्यादा एक्सीड होता है तब रिवीजन की रिवाइज की बात चल रही है। क्लियर? पहला यहाँ पे क्या हो गया, 5% से ज्यादा एक्सीड की बात चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट सर्कमस्टेंस क्या है आपका, सेकंड लिखना, when the expenditure on a work exceed, expenditure मतलब खर्चा, expenditure on a work exceed or likely to exceed the amount of एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। अब आपने जो नगर निगम से पास कराते हो उसकी बात चल रही है। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%, 10% से अगर एक्सीड हो जाए आपका एक्सपेंडिचर तो आपको यहाँ पे रिवाइज कराना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थर्ड, when there are material deviation from the original proposal, even though the cost may be met from the sanction amounts। क्लियर? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें लिख लेना। लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, वेरिएशन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क्स, कॉमा showing the variation of each item of work, comma its quantity, comma rate and cost under original and revised, comma side by side the excess or saving the reason for variation। यह रीजन है वेरिएशंस का। क्लियर है? रिवाइज्ड एस्टीमेट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट।
नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सभी लोग बीई और डिप्लोमा करके आए, एग्जाम आया थ्योरी का, लिखना है बस, पेज भरने हैं। 32 पेज की मेन कॉपी भरी तो हमने सप्लीमेंट्री कॉपी को ले लिया और सप्लीमेंट्री कॉपी को मेन कॉपी में क्या कर दिया, बांध दिया और टीचर को कर दी सबमिट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो सप्लीमेंट्री कॉपी किस लिए ली गई है, एडिशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या कहलाता है, एस्टीमेट आपका फाइनल बन गया था, फिर आपको काम अचानक से याद आया, नहीं घर के बाहर तो एक बाउंड्री वॉल और होनी चाहिए, लेकिन वो बाउंड्री वॉल आपके मेन एस्टीमेट में नहीं है, तो अब आपने उस बाउंड्री वॉल का कराया एस्टीमेट और उसको मेन एस्टीमेट में चिपका दिया, तो वो कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्लियर, क्लियर, तो लिख लेना। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है आपको, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की जरूरत क्यों पड़ी, प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड। क्लियर, प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड। जब एडिशनल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी तभी हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को प्रिपेयर करेंगे। और कैसे, तो रिक्वायर्ड के बाद क्या करोगे, हमने यहाँ पे बना दिया सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, तो टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, आप इसको फिर क्या करोगे, ओरिजिनल वर्क के साथ अटैच्ड कर दोगे। तो टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क। क्लियर, ओरिजिनल वर्क के साथ आप इसको अटैच्ड कर दोगे। ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। अब देखो आपको पता होगा सप्लीमेंट्री और रिवाइज दोनों को कंबाइंड अगर हम स्टडी करते हैं तो वो आपका सप्लीमेंट एंड रिवाइज एस्टीमेट होगा, तो अलग से उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका था AR और AM एस्टीमेट। नेक्स्ट आपका क्या है, AR और AM मींस एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट की बात कर रहा हूं, AR और AM। क्लियर, तो एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपका जो स्ट्रक्चर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट, सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम, सब्सक्राइब द चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट नाउ।